क्या आपको लगता है कि ऑपरेशन सिंदूर के दौरान भारत सिर्फ पाकिस्तान से लड़ रहा था? कि ऑपरेशन सिंदूर के बैटलफील्ड पर भारत और पाकिस्तान ही दो मेजर प्लेयर्स थे या फिर पार्टीज थे, या फिर पाकिस्तान के पीछे एक पूरा सपोर्ट सिस्टम खड़ा था? क्योंकि स्ट्रेटेजिक डिस्कशन और मिलिट्री असेसमेंट को देखें तो एक चीज बहुत क्लियरली नजर आती है, वो ये है कि पाकिस्तान के पीछे एक पूरा सपोर्ट नेटवर्क खड़ा था जो उसकी बैकिंग बना हुआ था। देखिए, पाकिस्तान एशिया की वो बैडी है जिसके एक नहीं, एक से ज्यादा शुगर डैडीज हैं। क्योंकि जब बात मिलिट्री हार्डवेयर की होती है तो नजर चाइना की तरफ जाती है। जब ड्रोन टेक्नोलॉजी की बात करोगे तो नाम टर्की का सामने आएगा। जब डिप्लोमेटिक और मीडिया फुटेज चाहिए है तो बात अमेरिका की होती है। और जब सर्विलेंस और बैटलफील्ड अवेयरनेस की बात हो तो फॉरेन सपोर्ट सिस्टम की डिस्कशन शुरू हुई। और सबसे इंटरेस्टिंग बात, जितना ज्यादा आप ऑप सिंदूर को एनालाइज करते हो उतना ही अनकंफर्टेबल करने वाला एक सवाल आपके सामने आता है। क्या भारत ऑलरेडी डिफरेंट एडवर्सरीज के खिलाफ एक लड़ाई लड़ चुका है? क्या भारत पहले ही एक फ्रंट से ज्यादा फ्रंट पर लड़ चुका है? क्या हम इकलौता पाकिस्तान के खिलाफ लड़ रहे थे या फिर एक डिफेंस लॉबी और रीजनल पावर के? इसी के साथ नमस्कार एंड वेलकम बैक टू द इंडियन ब्लड, एक ऐसा चैनल जहां हम बात करते हैं भारत की स्ट्रेटेजी, सोवर्निटी और बढ़ती हुई सुप्रीमेसी के बारे में। तो पाकिस्तान अकेला नहीं था। पाकिस्तान वाज नॉट फाइटिंग अलोन। देखिए, ये मानना कंप्लीटली नेव होगा कि पाकिस्तान आइसोलेटेड ऑपरेट कर रहा था। मॉडर्न कॉन्फ्लिक्ट में कंट्रीज अपने स्ट्रेटेजिक पार्टनर्स एक्टिवेट करती हैं, तो पाकिस्तान ने भी अपने स्ट्रेटेजिक पार्टनर्स यानी अपने शुगर डैडीज एक्टिवेट किए। लेकिन यहाँ इंटरेस्टिंग पार्ट ये है कि रिपोर्ट्स में जो पैटर्न इमर्ज होता है वो सिर्फ डिप्लोमेटिक सपोर्ट नहीं लगता, वो लगता है एक बैटलफील्ड सस्टेनमेंट। अगर शॉर्ट में बोलूं तो कॉन्टिन्यूस ड्रोन रिक्वायरमेंट्स, रॉकेट सिस्टम्स, आईएसआर फीड, सैटेलाइट कोऑर्डिनेशन, लॉटिंग म्यूनिशन का एयर सपोर्ट जैसे चीजों का भी मेंशंस मिलता है। और ऑनेस्टली ये एक डेस्पिरेशन भी दिखाता है। अब धीरे धीरे इनके शुगर डैडीज के रोल के ऊपर हम आएंगे। सबसे पहले हम बात करते हैं पाकिस्तान के शुगर डैडी नंबर 1, चाइना। देखिए, इंडिया की इंटेलिजेंस एजेंसीज लगातार एक बहुत क्लोज वॉच बनाकर रखी हुई थी कि पाकिस्तान को क्या क्या हेल्प या क्या क्या पैकेजेस उनके नेबरिंग कंट्रीज या उनके फ्रेंडली डिफेंस लॉबी से मिल सकती हैं। और ये इनपुट लगातार आपके टॉप मिलिट्री लीडरशिप तक पहुंचाए जा रहे थे। और यही इनपुट्स बाद में इस्तेमाल हुए टू डिजाइन अ काउंटर मेजर इन द बैटलफील्ड। कैसे आपकी एयर डिफेंस डिप्लॉयमेंट होगी, कैसे आप वॉर को सस्टेन करेंगे। चाइना ने पूरी कोशिश करी कि वो एक न्यूट्रल स्टेंस बनाकर रखे, और उसने शो भी यही किया कि वो पूरे कॉन्फ्लिक्ट में एक न्यूट्रल स्टांस रखता है। लेकिन इसके इतर मैं आपको बताऊं तो हमारी इंटेलिजेंस एजेंसी ने जो रिपोर्ट दी है उनके मुताबिक मूवमेंट ऑफ चाइनीज कार्गो एंड पीपल लिबरेशन आर्मी एयरफोर्स यानी PLAF ऑब्जर्व की गई थी पाकिस्तान के अंदर, और जिसमें इस तरह की आशंका जताई गई कि एक बहुत बड़ा पैकेज मिलिट्री इक्विपमेंट्स का पाकिस्तान तक पहुंच चुका है। और उस पैकेज में जिन हथियारों का जिक्र मिलता है जो रिपोर्ट्स में है वो हैं आपके क्वाडकॉप्टर्स, UCAF, PHL-81 रॉकेट्स, 122 mm MBRL सिस्टम, A100 एम्यूनिशन, CH-4 UAV से लेकर HQ-9 एयर डिफेंस सिस्टम तक। ये सारे वो वेपन्स हैं जो मॉडर्न वॉरफेयर का एक बहुत क्रूशल हिस्सा है। लेकिन इतना ही नहीं, इसके बाद एक और शब्द आता है जो एंड दैट इज ISR। देखिए, ISR का मतलब होता है इंटेलिजेंस, सर्विलेंस एंड रिकॉग्निजेंस। सिंपल लैंग्वेज में बात करूं तो बैटलफील्ड की आंख और कान। आज मॉडर्न वॉरफेयर में जिस साइड के पास बेटर इंफॉर्मेशन होती है उसी साइड के पास इनिशिएटिव होता है। अगर आप एनिमी मूवमेंट देख सकते हैं, एनिमी पोजीशन ट्रैक कर सकते हैं और रियल टाइम बैटलफील्ड अवेयरनेस
मेंटेन कर सकते हैं तो आप एक कदम आगे होते हैं। इसीलिए सैटेलाइट, ड्रोन्स और आईएसआर सिस्टम आज मॉडर्न वॉरफेयर की बैकबोन बन चुके हैं, और इसी वजह से स्ट्रेटेजिक ऑब्जर्वर बैटलफील्ड इंटेलिजेंस सपोर्ट को इतनी इंपॉर्टेंस देते हैं। तो इस लेवल तक का सपोर्ट भी चाइना पाकिस्तान को प्रोवाइड कर रहा था। आप इमेजिन करो कि एनिमी ट्रूप मूवमेंट ट्रैकिंग, लाइव रिकॉग्निजेंस, टारगेट कोऑर्डिनेट्स, सैटेलाइट इमेजरी, रियल टाइम बैटलफील्ड अवेयरनेस, ये सारी चीजें आपके एनिमी को मिल रही हैं। आज की वॉर में मिसाइल से पहले डेटा ट्रेवल करता है, और इसीलिए मॉडर्न वॉरफेयर में इंफॉर्मेशन इटसेल्फ बिकम अ वेपन। ये सारी लड़ाई इंफॉर्मेशन पर आकर टिक चुकी है। जिसके पास बेटर इंफॉर्मेशन होगी, जिसके पास बेटर इंटेल होगी, वो शायद एक सबसे खतरनाक वेपन से भी ज़्यादा खतरनाक है। मिसाइल से ज़्यादा खतरनाक आजकल इंफॉर्मेशन बन चुकी है। देखिए, पूरी ऑपरेशन सिंदूर में पाकिस्तान का टेरर नेटवर्क तो एक्सपोज होता ही है, उसकी कैपेबिलिटीज़ टू डिफेंड दोज नेटवर्क तो एक्सपोज होती हैं कि वो कितना कमज़ोर है। लेकिन एक चीज़ और एक्सपोज होती है, जिसे हम बोलते हैं स्ट्रेटेजिक डिपेंडेंसी। देखिए, रिपोर्ट्स की माने तो बीजिंग के अंदर एक मीटिंग होती है बिटवीन द रिप्रेजेंटेटिव ऑफ पाकिस्तान आर्मी एंड द पीपल लिबरेशन आर्मी ग्राउंड फोर्स, यानी PLAGF। इन दोनों के बीच में बीजिंग में एक मीटिंग हेल्ड होती है, जिसमें ये बात बोली जाती है कि पाकिस्तान ने रिक्वेस्ट की थी डिलीवरी ऑफ CH-4 UAV, मिसाइल एंड अदर इक्विपमेंट्स अंडर अ स्पेशल पैकेज, यानी एक स्पेशल पैकेज के अंदर पाकिस्तान कुछ इक्विपमेंट को अर्जेंट बेसिस पे मांग रहा था। लेकिन चाइनीज साइड ने एलिजिटली ब्रॉट आउट किए कुछ कंसर्न जो थे रिगार्डिंग द पेमेंट्स, यानी चाइना ने पाकिस्तान को पुराने मिलिट्री डील्स के पेंडिंग पेमेंट की भी याद दिला दी। सोचिए, एक तरफ आप वॉर में कदम रख चुके हैं, एक कॉन्फ्लिक्ट में कदम रख चुके हैं जो कि एक वॉर का रूप ले भी सकता है। आप इतना बड़ा एक टेरर प्लॉट किसी देश के खिलाफ प्लान कर रहे हो, और आप एक ऐसी सिचुएशन के अंदर अपने देश को लेके जाने वाले हो, और साथ में आप एक किसी कंट्री के ऊपर इतने ज़्यादा डिपेंडेंट हो। और ये जो पेंडिंग पेमेंट्स का जिसका जिक्र चाइना ने किया, वो बताई जाती है VT-4 टैंक्स और SH-15 गन्स और J-10 फाइटर्स के एक प्रीवियस डील की, जिसकी कॉस्ट अराउंड 2 बिलियन तक है। अब ये जो सिचुएशन है, बैटलफील्ड प्रेशर के बीच में भी रीपेमेंट का प्रेशर जो लेकर आ रहे हैं, ये एग्जैक्टली वही प्रॉब्लम है जब एक कंट्री अपनी डिफेंस बैकबोन खुद बिल्ड नहीं करती, लेकिन एक्सटर्नल सप्लायर्स पर निर्भर होती है। तभी हमारे इंडिजीनियस प्रोग्राम इतने इंपॉर्टेंट हैं। इसलिए हर एक कंट्री का डिफेंस सेक्टर में आत्मनिर्भर होना इतना जरूरी है। देखिए, कहानी यहाँ खत्म नहीं होती। अब आते हैं पाकिस्तान के शुगर डैडी नंबर 2 यानी टर्की पे। टर्की का रोल भी काफी इंटरेस्टिंग है। रिसेंट ईयर में टर्किश ड्रोन इंडस्ट्री एग्रेसिवली राइज हुई है। यूक्रेन, लीबिया, नगोर्नो काराबाग, हर जगह टर्किश ड्रोन ने हेडलाइन बना ली है, और इसी इकोसिस्टम का एक एक्सटेंशन आपको पाकिस्तान में भी देखने को मिलेगा। स्ट्रेटेजिक रिपोर्ट में मेंशन मिलता है सोंगर ड्रोन्स, कार्गो लोटरिंग सिस्टम, VTOL UAV और कुछ ऑपरेटर असिस्टेंस का भी, और टेक्टिकल ड्रोन डिप्लॉयमेंट भी टर्की ने पाकिस्तान को प्रोवाइड की थी। और अगर आप नोटिस करो तो पूरा बैटलफील्ड ड्रोन सेंट्रिक नजर आ रहा था। अब सवाल आता है, ये सब इंपॉर्टेंट क्यों है? क्योंकि यूक्रेन वॉर ने ब्रूटल रियलिटी दिखाई दी। आज एक चीप FPV ड्रोन भी $multi-million टैंक डिस्ट्रॉय कर सकता है। ड्रोन वॉरफेयर ने सर्विलेंस को चीप बना दिया, टारगेटिंग को एक्सेसिबल बना दिया, और बैटलफील्ड को परमानेंटली ट्रांसफॉर्म कर दिया। और इसी ट्रांसफॉर्मेशन को हमने ऑपरेशन सिंदूर के कॉन्टेक्स्ट में भी रिफ्लेक्ट होते देखा। लेकिन यहाँ भारत का रेस्पॉन्स समझना बहुत इंपॉर्टेंट है। इंडिया ने काफी पहले समझ लिया था कि फ्यूचर वॉर सिर्फ सोल्जर्स नहीं, टेक्नोलॉजी लड़ेंगी, और जो देश टेक्नोलॉजी में अच्छा करेगा वो बहुत आगे रहेगा। इसीलिए भारत एग्रेसिवली काम कर रहा है, चाहे वो उसके इंडिजीनियस ड्रोन इकोसिस्टम हो, स्वॉर्म ड्रोन्स, कमिकाजी ड्रोन्स, एंटी ड्रोन वॉरफेयर, AI असिस्टेड टारगेटिंग, इलेक्ट्रॉनिक वॉरफेयर, इन सब चीज़ों पर भी बहुत काम किया। और ऑनेस्टली अगर आपको समझना है कि मॉडर्न वॉरफेयर क्या होता है, FPV ड्रोन्स, फ्लोटिंग मॉनिटरेशन, UCAV, ISR, ड्रोन साउंड सिस्टम, ये सब क्या होते हैं, तो मैं रिकमेंड करूंगा कि आप हमारी प्रीवियस वीडियो जरूर चेकआउट करें। उसमें बहुत डिटेल से आपको एक्सप्लेनेशन मिल जाएगी, गल्फ वॉर से यूक्रेन वॉर तक। और इतना ही नहीं, ऑप सिंदूर की टाइमलाइन के साथ साथ उसमें ड्रोन्स ने क्या
रिवॉल्यूशन लेकर आए वॉरफेयर में, ये सब आपको देखने को मिल जाएगा। साथ ही आपको देखने को मिलेगा भारत कैसे अपने इंडिजीनियस ड्रोन प्रोग्राम्स को बूस्ट कर रहा है। देखिए, ऑपरेशन सिंदूर ने एक चीज बहुत क्रिस्टल कर दी है, मॉडर्न वॉरफेयर में वो ही देश आगे जाएगा जो बेटर लॉजिस्टिक मैनेजमेंट, बेटर सप्लाई चेन और इंडिजीनियस प्रोग्राम पर काम कर रहा होगा। ये मैटर नहीं करता कि आप कितने शुगर डैडीज हैं, मैटर करता है कि आप अपने दम पर कितना साजो सामान इकट्ठा कर सकते हो, आपकी इंडिजिनियस टेक्नोलॉजी कितनी आगे है। और इस डिबेट का अंत हो चुका है कि ग्लोबल साउथ में कौन देश है जो अपने इंजीनियर्स टेक्नोलॉजी को बहुत अलग लेवल पर लेकर जा रहा है। इंडिया ने सिचुएशन को बहुत इफेक्टिवली हैंडल किया। ये सिर्फ मिलिट्री स्ट्रेंथ नहीं, स्ट्रेटेजिक प्रिपेयर्डनेस का भी एक सिग्नल था। और शायद इसीलिए दुनिया स्लोली समझ रही है कि इंडिया अब सिर्फ रीजनल पावर नहीं है, एक सीरियस टेक्नोलॉजिकल मिलिट्री पावर बन चुकी है। इसी के साथ अगर आपको ये वीडियो थोड़ा भी इंफॉर्मेटिव लगा है तो प्लीज़ आप इस वीडियो को लाइक शेयर जरूर कीजिएगा, और साथ ही हमारे चैनल द इंडियन ब्लड को भी सब्सक्राइब जरूर कीजिए। और मैं चाहता हूँ कि आप इस जर्नी में हमारे साथ रहें, हर उस नैरेटिव को काउंटर करने में भी साथ रहें जो देश के खिलाफ है। मिलते हैं बहुत जल्द नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए जय हिंद, जय भारत।